आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम बातें कर रहे थे कि हमने एक चार्ज स्फीयर की वजह से, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमने पोटेंशियल की बातें कर ली थी, है ना। जिसमें हमने देखा था कि उस स्फीयर के बाहर जो भी पोटेंशियल होगा वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा ही था। तो उसके बाहर के क्यू बाई आर था, और जब हम उसकी सरफेस पर आ गए थे तो के क्यू बाई कैपिटल आर था। और जब हम वहां से निकल के उसके अंदर आए थे तो चार्ज स्फीयर के अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर है। क्योंकि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत, इन्फिनिटी से लाए हुए चार्ज को जिस पोजीशन पर रखना है वहां तक लाने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है वो उस जगह का पोटेंशियल कहलाता है। डेफिनेशन यही थी, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ग्राफ बना दिया था, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, लिखो हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आओ सीखें। आप लोगों को अगर थोड़ा सा पुरानी बातें याद हो तो हमने इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या तुमको? आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुआ करती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ करता था? यार तुम्हें तो याद है। इसका एक फॉर्मूला रो के टर्म में भी था, क्या आपने वो देखा था? नहीं देखा था। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ए आर लेस देन आर के लिए एक फॉर्मूला था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, जो अपन अंदर निकाला करते थे? इसका अगर रो के टर्म में अगर आप आंसर निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। जैसे रो के टर्म में आप Q को क्या लिख सकते हो? Q कैन बी रिटन एज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो Q चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब में। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो देख सब कुछ तो कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो ये तेरे पास सॉल्व होके आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ रो पूछा जाए तो चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर लेस देन आर के लिए उसका फॉर्मूला है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लिख लो फॉर्मूला, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कहां पे लिखना है? आर लेस देन आर के लिए, ओके। बस फॉर्मूला लिखना है रो आर अपॉन, ये भी लिख लोगे क्या? लिख लो। आर लेस देन आर मतलब ये तो इसकी रेडियस हो गई आर, और ये हो गया स्मॉल आर, और किस में पढ़ रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग में लिखना है। लिख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था अपन ने, उसी में लिखना है, ओके ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब पीछे देखते हैं। अभी तक ये नहीं फाइनल हो पाया कहाँ लिखना है? अच्छा एक मिनट भाई, लो भाई, मतलब ये तो बेसिक मैथ्स हो गया। हाँ आर लेस देन आर में कहाँ के लिए है ये फॉर्मूला? मैं कहाँ पर? आर ग्रेटर देन आर पे या आर लेस देन आर पे? तो सही लिखा है ना? हाँ मतलब आर लेस देन आर में लिखा है ना, परफेक्ट। चलो आगे बढ़े।
अरे यस नो सर। ए पीली टी शर्ट। सो रहा है, जग रहा है? अरे पीली नहीं मतलब ऑरेंज। सो रहा है, जग रहा है? पढ़ रहा है? चलो ठीक है, मछली नहीं बनना है बेटा। तो देखो यहां पर ऐसी बात थी कि ये कैपिटल आर है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए पोटेंशियल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, याद है क्या तुमको? के क्यू बाई आर। और इसके लिए कितना था? तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है वापस से मैं इंटीग्रेट करूंगा, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। तो ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं। मामला फंसेगा कहां पे? मामला फंसेगा तीसरे वाले पॉइंट में, जब हम बात करेंगे आर लेस देन आर के लिए, क्योंकि पहले इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। तो हम बात कर रहे हैं आर लेस देन आर, मतलब यहां पर अंदर कहीं। जब हम यहां पर बात करेंगे तो फॉर्मूला था मेरे पास v, या डेल्टा v लिख दूं, इंटीग्रेशन कहां से कहां आना है हमको? आना है इन्फिनिटी से लेके आर तक, माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला याद आ गया तुम्हें? ठीक है जी। तो मैं इसको अपोजिट ही लेके आऊंगा, तो बाकी सब कहानी तो मुझे पता ही है। तो मैं फॉर्मूला में सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ। आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर इंटू एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, है ना। माइनस लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके। अब इसमें समस्या ये है कि देखो, मैं ना तुम्हें और समझाता हूँ। इसमें समस्या ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अलग था और अंदर अलग है, तो इस लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। इस लिमिट को पहले मैं इन्फिनिटी से लेके आर तक तोड़ूंगा, और फिर आर से लेके स्मॉल आर तक तोड़ूंगा। यहां तक तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? पहले तुम चार्ज को कहां से लेके आए होगे, इन्फिनिटी से लेके कहां तक आए होगे, सरफेस पे। और फिर सरफेस से कहां लेके गए होगे, अंदर वाले गोले पे। जब तुम इन्फिनिटी से आर के बीच में थे, तो इस माइनस को भी अंदर ले ही लें क्या? इस माइनस को भी अंदर ही ले लेते हैं, इससे देखो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं। मुझे यह फायदा हो गया ऐसा लिखने से। चल पट, बुरा मान रहा है। इससे फायदा हो गया कि यहां पर जो भी मैं लिखूंगा ये ई, इस ई को मैं लिख दूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू लेके आर। और ये मुझे पता है डायरेक्टली, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? प्लस के क्यू बाई आर। कितनी आई थी? प्लस के क्यू बाई। याद है कि नहीं? ये क्या लिखा है? ये है पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर या पॉइंट चार्ज, या पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम एट द सरफेस। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर एट द सरफेस। क्योंकि हम इन्फिनिटी से लेके आर तक आ रहे हैं, कैपिटल आर पर तो सरफेस आ गई। तो किसी भी चार्ज स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो हम कैपिटल आर यानी सरफेस पर अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू लिखी हुई है। इधर माइनस, इधर का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा? आर से लेके आर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर। सही बात है। फिर तुम सरफेस से लेके अंदर तक आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? वो तो मुझे याद ही है। तो दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले का सीधा आंसर मैंने लिख दिया, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर क्यूब है, स्क्वायर थोड़ी है। ये आर क्यूब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के क्यूब बाई आर क्यूब, और ये आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा है। मैं उस जगह को यूज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे यूज करना ही पड़ेगा। चलो भाई कर लेते हैं। इसके बाद अपन आ गए यहाँ पे, तो आओ लिमिट चिपका देते हैं। सो के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, 2 बाहर आ गया। अंदर लिखा हुआ है
आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। इस पूरे में से क्या बाहर आ जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस, इधर कितना लिखा है? 1/2 r स्क्वायर, और ऊपर हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा हो गया। फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर, इधर हो गया, इधर जाएगा तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर। ये तुम्हें समझ में आया? ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा अपॉन 2r स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बच गया? तो इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे होता है इसमें? इससे कुछ तो हो रहा है भाई। ऐसे? ओ, अरे कुछ तो चला गया भाई एक हाथ से ट्राई करने के चक्कर में। चल चल, यहाँ आ जा, यहाँ जा, यहाँ से दूर नहीं जाना। ज़्यादा छोटा हो गया क्या? चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक ही हाथ से करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व होके के क्यू आर 2r क्यूब और ऊपर कितना बच गया? 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ये पोटेंशियल थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा दिखने में? है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तुम्हारे पास अब जो r लेस देन r के लिए जो पोटेंशियल निकल के आया, वो पोटेंशियल की वैल्यू है के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बन गया तीसरे नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर मैं r की वैल्यू को 0 डालूं तो तुम्हारा पोटेंशियल कहाँ पर आएगा? सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा? r 0 मतलब सेंटर पे आ गए, तो यही पोटेंशियल r की वैल्यू 0 डालने पे कितना बन जाएगा? 3k/क्यू बाई 2r। बना कि नहीं बना? तो इसमें से अब बात आती है कि सर क्या हमारे सिलेबस में क्या है, बोर्ड में क्या है? तो बोर्ड में तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंने पढ़ाया इसलिए है ताकि तुम इस चीज को समझो कि हम गेम खेल कहाँ से रहे थे। हम गेम खेले इन्फिनिटी से लेके पहले सरफेस तक खेले, फिर सरफेस से लेके अंदर गए। बेसिक तो मुझे क्लियर था। जो तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा था, क्योंकि मेरा या तो इंटीग्रेशन कमजोर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। और अगर इंटीग्रेशन मजबूत है तो फिर अपन को बस लिमिट ही तो चेंज करी है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर और आर से आर। उसके बाद मैं सॉल्व करके वैल्यू ले आया। सर बोर्ड में याद रखना है, तो आंसर है नहीं। सर फॉर्मूला याद रखना है, हाँ फॉर्मूला तुम्हें सब जगह याद रखना है, फॉर्मूला सब जगह काम का है। ये वाले दोनों तो तुम्हें पता ही है पहले से, तो ये दोनों भी लिखने हैं और ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले तो सबसे पहले लिख लेना अलग से। अब यहाँ पे कुछ लोगों के समस्या ये आ रही होगी कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बाकी सब तो ठीक है। या ग्राफ अगले में बनाऊं? ग्राफ अगले में बना देता हूं, लिखो पहले। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। थोड़ा बड़ा करें क्या? दिख रहा है? तो देखो इस पूरे डिस्कशन में बाकी चीज आप लोग भूल सकते हैं। काम की चीज एक तो ये है, और दूसरी काम की चीज मैंने ये लिख दी है, और तीसरी काम की चीज ये लिख दी है। डेरिवेशन के अलावा जो 3 चीजें डब्बे बंद है, बस वही ये याद रखनी ही है। जिन लोगों के समझ में आ गया वो लोग एलिजिबल हैं जेई की तैयारी के लिए। जिन लोगों के समझ में नहीं आया वो लोग आराम से बोर्ड की तैयारी करो। सिंपल टेस्ट है। पहले क्या होता था कि कोटा में कोचिंग चलती थी, अभी भी चलती है, जिसका नाम बंसल क्लासेस है। आप लोगों ने सुना है? तो बंसल क्लासेस में क्या होता था कि फिक्स था कि इतने बच्चे ही पढ़ेंगे, और जो उस टेस्ट को पास करेगा वही बच्चे पढ़ेंगे। कोई स्कॉलरशिप नहीं होगी, मिलेगी तो कुछ लोगों को ही मिलेगी। अगर तुमने टेस्ट से अगर तुम्हारा 1 नंबर भी कम है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर तुम चाहे किसी से भी अप्रोच लगवा लो।
बंसल सर के भाई रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो कोटा में एक कोचिंग थी जो उस कोचिंग में एडमिशन के लिए कोचिंग कराती थी, समझ गए? मतलब अगर उस कोचिंग में एडमिशन चाहिए तो पहले तुम 2 महीने कोटा में पहले पहुंच के पहले उस कोचिंग के एंट्रेंस की तैयारी करो। और इसीलिए बोला जाता था कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया वो लोग आराम से आईआईटीएन तो बनी जाएंगे, क्योंकि तुम पहले कैपेबल तो होने चाहिए कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, तुम कैपेबल हो। अगर समझ में नहीं आया है तो कैपेबल बना दिए जाओगे, है ना? क्योंकि वो तैयारी करके भी तो 2 महीने कुछ लोग पहुंचते थे ना अंदर, तो कैपेबल बन जाओगे धीमे धीमे। खैर, देखो यहाँ पर ना जिस बारे में बात हम कर रहे हैं वो बात यह है कि ग्राफ बना दिया जाए सर। ग्राफ में इंटरेस्टिंग पॉइंट कुछ कुछ हैं। आओ ग्राफ दिखाएं तुम्हें। ग्राफ में देखो ये तो हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का ग्राफ, ये पोटेंशियल हो गया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आर हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ये पॉइंट है आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू आर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो के क्यू बाई कैपिटल आर थी, है ना? और सेंटर पे कितनी है? 3/2 के क्यू बाई आर, मतलब 1.5 गुना है, मतलब ज़्यादा है। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? ये क्या है? ये पैराबोला है। पैराबोला ही क्यों है? क्योंकि तुम अभी थोड़ी देर पहले उस फॉर्मूले को लिखो, क्या लिखा है फॉर्मूला? के क्यू बाई 2r³ अपॉन इन मल्टीप्लीकेशन में 3r² माइनस r², तो वाई आर की पावर कितनी है? 2, मतलब पैराबोला बनेगा। तो ये क्या बन गया? पैराबोला। ये कहाँ तक पैराबोला है? r इज इक्वल टू आर तक, तो ये तो हो गया पैराबोला। कौन बोला? क्या बोला? ये हो गया आपके पास ई प्रोपोर्शनल ई क्यू, v प्रोपोर्शनल टू या v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास? हाइपरबोला। और ये पैराबोला क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल था 3/2, बट 3/2 थोड़ी था, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ये फॉर्मूला हो गया v का। सारे फॉर्मूले एक साथ ही लिख दिए मैंने, इस चित्र में देख पा रहे हो? सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे तो अपन को सारे याद रखने हैं। बात खत्म। ये ग्राफ किसके लिए? किसका पोटेंशियल ग्राफ है? फॉर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? जिसके पूरे अंदर चार्ज हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मतलब ऐसा है, पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज फैला पड़ा है। ये बात मैं बता चुका हूं पहले, है ना? नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि चार्ज उसकी सरफेस के साथ साथ पूरे वॉल्यूम में है। जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में है तो वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा। आगे भाई इतनी बात समझ में? चलो आगे बढ़े। अरे इतना डिजाइन बना के लिखोगे तो टाइम लगेगा ना। आगे देखते हैं। पोटेंशियल तुमने अभी किस किस का देख लिया? चार्ज का, एक सिंगल चार्ज का देख लिया, ग्रुप ऑफ चार्ज का देख लिया, इसके बाद तुमने हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर का देख लिया, और नॉन कंडक्टिंग का देख लिया। हॉलो स्फीयर का तुम्हारे सिलेबस में गधो है, हॉलो स्फीयर का है, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का नहीं है, कंडक्टिंग का है, नॉन कंडक्टिंग का नहीं है। वो एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें जो जो दिख जाए वो है। नहीं, सबसे डिफिकल्ट ये है कि अपनी कॉपी खोल लेना, है ना? कॉपी खोल लेना बहुत मुश्किल काम है, अगर वो एक बार खुल गई ना तो फिर समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। आगे देखो।
पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ये देखो रिंग में ऐसा है कि ये रिंग हुआ करती थी, रिंग पे यहाँ से x दूरी पर इसका ये r इसकी रेडियस थी, इस पूरे पे प्लस q चार्ज हुआ करता था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने क्या बताया था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, याद आया। और इसमें x बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कितना हो जाया करता था, 0, ये भी याद है। और ये एक्सिस पर x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। दूसरी चीज ये, इसके दो पॉइंट थे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, वो थे प्लस माइनस r/√2, ये भी याद आ गया। दो पॉइंट बताए थे ना इसके ग्राफ में, तो याद है कि नहीं है? हाँ, अगेन ये बोर्ड में नहीं। अब यहां पर गेम ऐसा है कि इस पॉइंट पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इसमें कोई मुझे समस्या नहीं है। ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इस पॉइंट P पर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इसी पॉइंट P पर अब मुझे पोटेंशियल लिखना है। यार देख, इसका पोटेंशियल ना मैं डायरेक्टली तुझे बोल रहा हूँ, इसका पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, वेयर आर इज दिस डिस्टेंस, मतलब ये है के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तू सोच सकता है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है डायरेक्टली, तू सोच सकता है ऐसा क्यों है। मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो समझाते हैं कैसे, ठीक है। ये रिंग दिख रही है, दिख रही, इस रिंग पे पूरी का पूरे चार्ज है, इस रिंग का ये सेंटर है, रिंग का सेंटर दिख गया, ये चार्ज दिख गया। अब यहां से ये वाला एक्सिस पे, ये एक्सिस दिख गई रिंग की, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए क्या किया कि यहाँ ये रिंग का एक छोटा सा चार्ज मैंने देखा, डी क्यू चार्ज दिख गया। इस डी क्यू की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं। रिंग के हर एक पॉइंट की यहां से डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है, हाँ या ना। मतलब अगर ये रिंग है तो ये यहां पर ऐसा ये पॉइंट पे कोन जैसा बन रहा होगा, ये सारी की सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, और ये सारी की सारी जो स्लांट डिस्टेंस है इनकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले भी लूं, इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, तो पोटेंशियल लिखूंगा के डी क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना। क्या यहां पर एक्स वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि तुम पॉइंट पे तो खड़े ही हो खुद। क्या आर वेरिएबल है, नहीं, तो यहां पर इंटीग्रेशन किसका होना है, डी क्यू का। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के अपॉन अंडर रूट दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू। तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया, के क्यू बाई अंडर रूट का पूरी कहानी। यही तो मैंने डायरेक्टली लिख दी है, सही बात है कि नहीं है, हाँ या ना। अब यहां पर अगर x की वैल्यू को 0 कर भी दिया जाए, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। इसको वैसे सोच जैसे मैंने अभी बताया कि इस रिंग का, या ये यही रिंग थी, रिंग का जो सेंटर पे अगर जाऊंगा तो रिंग का हर एक पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है, आर। तो आंसर कितना हो गया, के डी क्यू 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 बाई आर। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्यू, तो कितना हो गया, के क्यू बाई आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हुआ रिंग का, के क्यू बाई आर। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सेंटर पे, 0। समझ गए बात को, ठीक। तो अपने को ये समझाने के लिए है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहो तो लिख लो, पेट में दर्द तो खैर क्या ही होगा, छापो। चलो आगे देखते हैं। आगे की कहानी में अपन देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के बारे में सब कुछ तो पता ही है अपने को, डाइपोल में तो कुछ बताना नहीं है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ऐसे कन्फिग्रेशन को क्या बोलते हैं, डाइपोल, ठीक है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें याद ही है ना। एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 2 kp बाई आर क्यू।
और इक्वेटोरियल पे क्या था, माइनस के पी बाई आर क्यूब, ऐसे ही बोलना, माइनस के पी बाई आर क्यूब। डायरेक्शन क्या है, पी के अपोजिट। और एक्सियल पे डायरेक्शन किधर है, अलोंग। जनरल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायपोल के, ड्राइव तो कराया है, बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा ना, हाँ परफेक्ट, यही है। तो भैया फॉर्मूले वॉर्मूले याद करो, वरना इन शक्लों पे 12 क्या 13 बजेंगे। चैप्टर 1 खत्म हो गया था तो तुम्हारी अभी तक फॉर्मल लिस्ट बन जानी चाहिए थी, नहीं बनी क्या? क्या फॉर्मल लिस्ट बन गई क्या तुम्हारी? नहीं, तो फॉर्मूला लिस्ट तो होनी चाहिए ना यार, बार बार थोड़ी कॉपी बदलते रहोगे। एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। चलो, पोटेंशियल ई टू डाइपोल अपन दो पोजीशन देखेंगे हमेशा। तो पहले देख लेते हैं अपन इक्विटोरियल, क्योंकि वही आसान है मेरे लिए। तो पहली पोजीशन अपन ले रहे हैं इक्विटोरियल। देखो इक्विटोरियल में क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, और क्वेश्चन खत्म हो गया है। नहीं समझे? ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर मुझे बात करनी है, इसकी ये दूरी आर है, ये और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इस पोटेंशियल को मुझे पी पॉइंट पर लिखना है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, या ऐसा पूरे लिख देते हैं, v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना पोटेंशियल आ रहा है बेटा इक्वेटोरियल पे, कितना? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल लिखे हैं, बस एक जगह प्लस है दूसरी जगह क्या है, माइनस। इक्वेटोरियल खत्म, ठीक, ऐसे ही फटाफट खत्म करेंगे। अब देखो एक्सियल, बोर्ड पर नजर बना के रखेंगे। एक्सियल में क्या है कि वापस से चित्र बना लेंगे। डिच के ना 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 ना, गंदी बात। मैंने कुछ कुछ सामने लिखा है बोर्ड पे, जरा देखना सही लिखा है क्या, मार्किंग सही करी है? सही है? अरे भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, ये ए है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, आर प्लस है, ये कितना हो गया आर, ये ए है, तो कितना बच गया ये, बस वही लिखा है। दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक। अब तुम्हें पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। हाँ एक चीज और भाई, ए बहुत छोटा है आर बहुत बड़ा है, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। दिख रहा है क्या, कैमरे में थोड़ा नीचे दिख रहा है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, क्योंकि हमें पता है दोनों चार्ज बहुत ही चिपकू रखे गए। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर लेंगे। पोटेंशियल में हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। क्या पहले प्लस माइनस लिखें, क्या लिखें?
पहले माइनस अच्छा रखा है, प्लस अच्छा लग रहा है? प्लस अच्छा लग रहा है। ले भाई, जैसा कि कछुए ने बोला, अपन ने पहले वाले को प्लस लिख दिया और दूसरे वाले को माइनस लिख दिया। तो प्लस क्यू की वजह से अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना अपने को आता है के क्यू बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है। कितनी डिस्टेंस है? आर माइनस है। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में लिखेंगे कि माइनस की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? लावण्या, कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? ठीक। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? पूरा कि कुछ कुछ? हाँ, आ रहा है। अच्छा ठीक है। ये डेरिवेशन है, आता है पेपर में, ये बोर्ड वाला है, तो याद रखना है सबको। एलसीएम लेना, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इधर चला गया आर प्लस ए, और बीच में आ गया माइनस, इधर हो गया आर माइनस ए। क्या सही लग रहा है तुम्हें? सही है एलसीएम? ठीक। देखो मैं तो तुम्हारे भरोसे आता हूँ, मुझे थोड़ी कुछ आता है। तुम्हारी शक्लों पे सब लिखा हुआ है, वही मैं लिख देता हूँ इधर। तो इधर क्या लिखा हुआ है कि क्यों, ये माइनस माइनस तो मर गया, तो तुम्हारे पास इधर कितना हो गया? 2a। नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हमको ये पता है, हमको दो चीजें पता है। सिंस P बराबर होता है Q इंटू 2a, एंड दूसरी चीज क्या पता है? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पे कितना आ गया? के पी बाई आर स्क्वायर। समझ गए? आसान है ये तो। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कहीं डायरेक्शन का भी लफड़ा नहीं है कि इधर लेफ्ट राइट। इसमें तो सिंपल वैल्यू डालो, आंसर निकालो। चलो छाप लो। देखो, अब आप लोगों को किसी भी जनरल पॉइंट पे बात कर लेनी चाहिए। अगर अपन किसी जनरल पॉइंट पे बात करेंगे तो बेटा बस पढ़ा रहे हैं ना, आप चौंच बंद। बातें तभी तक अच्छी हैं जब तक कि अपन कर रहे हैं। ये पॉइंट यहां पे अपन ने ले लिया एक, इसे आप जानते ही हैं, पी वेक्टर को। मैंने इस बार विद साइन लगा दिया ऐसे, पी वेक्टर दिख रहा है ना? आप हर बार लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार आप तीर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से आर दूरी पर इस पी पॉइंट पर मुझसे पूछा गया है कि यार आप ना इसका पोटेंशियल बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे याद था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने याद कर लिया था। पोटेंशियल के लिए मैंने एक काम किया कि इसके जो भी ये पी वेक्टर है, इस पी वेक्टर के ऊपर मैंने ऐसे पी वेक्टर लिख दिया और इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए। एक कंपोनेंट तो कर दिया मैंने इसके अलोंग, ऐसे इसके परपेंडिकुलर इस आर के, और एक कर दिया इसके अलोंग। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास पी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? पी। इसमें कोई समस्या है क्या तुमको? अब एक चीज देख, पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, और पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी कैसा है? इक्वेटोरियल। पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी कैसा है? एक्सियल। ठीक। तो ये कंपोनेंट करने के बाद अब अपन ने इसको खेला कि एट पॉइंट पी पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा, ये जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। सिंस पॉइंट पी इज, ये पी पी कंफ्यूज नहीं हो रहा, सेम नाम नहीं होना चाहिए इसका, नाम कुछ एम एम लिख देते हैं। सिंस एम इज इक्वेटोरियल फॉर पी साइन थीटा। इतनी बात चमक गई?
पी कॉस थीटा के लिए बात कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा एट एम, तो ये हो जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था के पी बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल का इक्वेटोरियल पर अभी एक्सियल पे आपने जो निकाला था के पी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर p की जगह कितना लिखना है मुझे, p cos थीटा, तो p की जगह मैंने p cos थीटा लिख दिया। तो आपके पास जो v टोटल आया, v एट पॉइंट m, v एट m, वो आ गया तुम्हारे पास, नेट निकल के आ गया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस 0, हाँ है ना, सॉरी। तो ये आ गया 0। अब यहां पर v को मैं लिख सकता हूं, v एट पॉइंट m इज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थोड़ी और समझदारी दिखाऊंगा तो इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्या तुमको इस बात में कोई समस्या है कि मैं p cos थीटा को p डॉट आर कैप कैसे लिख दे रहा हूं? नहीं, ये तो वेक्टर में तुम्हें आता ही है। और दूसरा आर कैप को मैं आर वेक्टर अपॉन आर लिख के उसको आर क्यूब लिख सकता हूं। ये सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अब इसके बाद में वो डेरिवेशन कराऊंगा जो आपकी कौन सी में बुक में दिया है, जिसे आप क्या कहते हो, NCERT। तो आप पहले इसे छाप लीजिए, थोड़ा मन को सुकून मिल गया होगा इसे लिखने के बाद। हाँ भाई, तो छपाई हो गई इसकी। अब देखो वो वाला डेरिवेशन जो अपने NCERT में है। पहली बात, कोई रोएगा नहीं, किसी की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है आसान, ऐसा NCERT वालों को लगता है। कैसा, सही लग रहा है? नाइस। यही वो पॉइंट एम था, हाँ ना? हो गया कंस्ट्रक्शन पूरा। अब ना अपन कुछ और बातें कर रहे हैं, तुमको बस बातें सुन लेनी है। यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिया, कोई दर्द पेट में? और एक काम और कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, या एक काम ये किया जा सकता है कि अपन यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। अच्छा लग रहा है? या फिर ये वाला परपेंडिकुलर यहां से उड़ा दें। हटना यार, हट क्यों नहीं रहा? अरे हट जा। इससे हटेगा? हाँ हट गया। चलो मैं समझा रहा हूँ कि ये आखिर की क्या कहना चाह रहा है। मैं वैसे इतना टफ नहीं है, सिंपल है, अगर तुम कुछ कुछ चीजें समझ जाओ तो। जैसे इस पॉइंट O से लेके इस पॉइंट M तक एक OM वेक्टर दिख रहा है। इस माइनस Q, ये प्लस Q, इसका नाम A रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया, सारे नाम अपन ने रख दिए। इस नामकरण में देखो तो OM वेक्टर, AM वेक्टर और AO वेक्टर, ऐसे ढेर सारे कुछ वेक्टर्स तुमको दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हो? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये एंगल, अगर इस एंगल को अगर अपन थीटा बोल दें, छोटा सा एंगल दिख रहा है क्या थीटा, ये ए है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ए कॉस थीटा। थोड़ा जूम करें, या दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ये अगर ए लेंथ है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल, ये लेंथ ए कॉस थीटा हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम तुमको?
एक छोटा सा ट्रायंगल अपने को दिखाई दे रहा होगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये ट्रायंगल दिखा। इस पॉइंट का नाम ए बी सी हो गया तो इसका नाम डी रख लिया। तो मैं ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा हूं बी या डी बी एम। ये ट्रायंगल क्या आप लोगों की आंखों में दिख रहा है? मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं आपको वेक्टर में ना लेके जाऊं, तो मैं इसको ज्योमेट्री से समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि वेक्टर में ले जाने से आप लोग थोड़े से गंभीर हो जाते हो। इस ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर एक पाइथागोरस नाम की चिड़िया बैठा दी मैंने। मेरे हिसाब से ये डी से लेके जो एम तक की दूरी है, ये दूरी है आर माइनस ए कॉस थीटा। सही बात है? क्या ये पूरा नीचे हो सकता है क्या? ऐसे हो गया देखो, ट्रायंगल डी बी एम, और इसमें हम बात कर रहे थे डिस्टेंस किसकी? डी एम की। डी एम डिस्टेंस है आर माइनस ए कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? दूसरी चीज, आपके पास ये जो डिस्टेंस है बी डी, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास ए साइन थीटा। अरे गौर से देख, ये ट्रायंगल देखा ए, तो ये ए है तो ये कितना हो गया? ए साइन थीटा। और ये ए है तो ये कितना हो गया? ए कॉस थीटा। ये आर माइनस ए कॉस थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। और आपके पास जो बी एम डिस्टेंस है वो ऑलरेडी आपने कितनी मान रखी है? आर टू। अब लगा देंगे अपन पाइथागोरस। पाइथागोरस की स्पेलिंग क्या होती है? सही लिखिए क्या? अरे यही होगी, नहीं होगी तो बना लेंगे, उसमें क्या है। तो इसके हिसाब से हम कह देंगे भैया आर टू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा लग रहा है दिखने में? क्या लिखा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर टू स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 RA कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स दिख रही हैं क्या तुमको? इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? तो अंदर क्या बचेगा? 1। तो या ऐसा लिख देते हैं, अपन तो बच्चे हैं ना छोटे अभी। 1 हो गया प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस थीटा। तो यहाँ से आर टू स्क्वायर सॉल्व होके आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं चाहता तो ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन ना तुम वेक्टर थोड़े झेल नहीं पाओगे। देखो डायरेक्ट कैसे समझेंगे, डायरेक्ट समझना समझाना तो काम है, कोशिश करो समझने की, शायद समझ में आ जाए। डायरेक्टली गेम ऐसा है कि एक वेक्टर ये गया तुम्हारा ओ बी, दिख गया? ये वेक्टर है ए वेक्टर। एक वेक्टर है तुम्हारा ये आर टू वेक्टर, आर स्क्वायर नहीं आर टू है। और एक वेक्टर ये हो गया तुम्हारे पास आर वेक्टर। यही तो है। कौन किसका रिजल्टेंट है? तो यहां से दिख रहा है आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ आर टू वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना? मुझे क्या निकालना था? आर टू वेक्टर। तो आर टू वेक्टर कितना हो गया? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर और ए के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां से अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, या इधर ही स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। कौन सा बढ़िया है? जो वेक्टर वाला, ये वाला? तो वेक्टर वाला ही रखें फिर, तो इसको नहीं लिखें फिर? तुम किसमें कंफर्टेबल हो? दोनों दोनों करवा दो। हाँ ये हुई ना बात, क्या करवा दो सर? दोनों करवा दो। तो दोनों में मैं इसको पूरा अच्छे से लिखा दूं या इतना बहुत है? इतना बहुत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एक ट्रायंगल निकाल ले लिया, ये था ओ पॉइंट, ये था बी पॉइंट और ये था एम पॉइंट। ये अपन ने यही सेम चीज निकाली है, किसकी हेल्प से? वेक्टर की हेल्प से। अच्छा तुम तो 12th में हो ना यार, तुम्हें तो वेक्टर आता होगा। अच्छा अच्छा। क्या तुम्हें समझ में आ गई ये वाली बात? किसको ये समझ में आ गया? सबको आ गया। किसको वो समझ में आ गया? सबको आ गया।
ऐसा कोई है जिसको दोनों में से कुछ समझ में नहीं आया? देखो मैं तुम्हें हमेशा ऑप्शन दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अपने पास एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके रहेंगे, तो अपन ने यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लो। दोनों ही सही हैं, छाप लेंगे अभी इतना क्योंकि जगह नहीं है। भाई ये डीएम नहीं है, बीएम है, ये बी, ये बी लिखा हुआ है, बीएम, क्योंकि हम R2 ये डिस्टेंस है बीएम। और यहाँ पे अपन ने ये डिफरेंस का रिजल्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। आर वेक्टर अगर ए माइनस बी है तो उनके डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी का इस्तेमाल अपन ने यहाँ पर इस R2 को कैलकुलेट करने में किया है, जो कि हमने यहाँ पर दूसरे मेथड से ऑलरेडी निकाल लिया था। ठीक है जी, क्या पूरा छाप लिया? बड़ी जल्दी छाप लिया। छोटा करें इसे? रोना मना है। दिख रहा है क्या तुम्हें? चलो, अब बात कर रहे थे अपन दूसरे वाले ट्रायंगल की, तो दूसरा देखो वो भी अपन वेक्टर से सीख लेते हैं, क्योंकि तुम्हें वेक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। वेक्टर में हम बात कर रहे हैं ए से लेके ओ तक की, और फिर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट एम की। ठीक है, ए से लेके एम तक के बीच में ये वेक्टर का नाम अपन R1 वेक्टर रख रहे हैं। इस वेक्टर का नाम अपने पास ए वेक्टर है, ए वाला वेक्टर अपने पास आर वेक्टर है, और ए और ओ के बीच का जो ये एंगल है ये अपने को थीटा पता है। यही बात है ना। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से हमें पता है कि R1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, हाँ या ना, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज थीटा, ये भी हमें पता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, एक चीज और बता देते हैं, सिंस, या ऐसा लिख दो, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होता था अंडर रूट, या इसको बिना अंडर रूट वाले मेथड से करें तो ऐसा लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये दो एक्स्ट्रा बातें हो गई जो तुम्हें बतानी है। तो इसका अपन बात कर रहे थे, तो इसके हिसाब से R1 कितना हो जाएगा, पढ़ो जरा बेटा। R1 स्क्वायर को क्या लिखूं मैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। तो तुम्हें R1 और R2 दोनों पता चले कि नहीं पता चले? R1 कितना पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा, और R1 कितना पता चल गया, प्लस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, जरा छाप तो लेना, क्योंकि अब मैं ना अगले पेज पे लिखाऊंगा। और इसके बाद अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक चीज और लिख सकते हो। पोटेंशियल अगर लिखना है तो पोटेंशियल तुम्हारे लिए हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू बाई R2। हो गया जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल, यही देखो गौर पे, सही बात है। अरे यार तुम देख नहीं रहे इधर, माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस है एम की, R1, और प्लस क्यू से कितनी है, तो माइनस क्यू से R1 पर है तो के माइनस क्यू अपॉन R1, और R2 से तो के क्यू बाई R2। इतना चमक गया। यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू के क्यू को बाहर निकाल लिया तो ये लिखा हुआ है 1/R2 माइनस 1/R1। अब ये फाइनल नहीं है, ये तो मतलब ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं अगले पेज पे जाऊंगा इसके बाद। तो तुमने अभी तक इस डेरिवेशन में, अगर मैं सिंपली बोलूं, वेक्टर की हेल्प से R1 और R2 पता कर लिए हैं इन द टर्म्स ऑफ R एंड A। पूरा सार समझ में आ गया अभी तक क्या किया है अपन ने R1 और R2 वेक्टर की हेल्प से पता कर लिए हैं इन द टर्म्स ऑफ R एंड A। मुझे R1 नहीं चाहिए, मुझे R2 भी नहीं चाहिए, मुझे 1/R1 एंड 1/R2 चाहिए।
हाँ या ना? सही बात है। ठीक। छाप लिया? छाप रहे हैं? अच्छा। ठीक। अभी ना बस तुम्हें अगले पेज में इसको क्लोज कर देंगे अपन। सुनो। तो अपने पास जो R1 वेक्टर आया है, वेक्टर नहीं, जो R1 स्क्वायर आया है वो आया है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA कॉस थीटा। जो R2 आया है, R2 का स्क्वायर आया, वो आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस 2 RA कॉस थीटा। और दूसरी चीज जो तुम्हारे काम में आई है, जो V तुमने निकाला है, वो निकाला है KQ 1/R2 माइनस 1/R1। यही तो है ना अभी तक के डिस्कशन का कंक्लूजन? हाँ या ना? अब तुम्हें ये पता था, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मेरे पास जो R1 स्क्वायर है वो अब आर स्क्वायर प्लस 2 RA कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा? अगर ये ऐसा है तो यहां से मैं एक चीज बता सकता हूं कि इस पूरे में से ना मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 1 + 2A कॉस थीटा बाई आर। क्या कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसकी पावर अंडर रूट ले लूं और इन्वर्स कर दूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 + 2A कॉस थीटा बाई आर की पावर -1/2। इस स्टेप में कितने लोगों को डाउट है? मैंने क्या किया है? इन्वर्स कर लिया और अंडर रूट ले लिया, है ना? मैंने दो काम किए यहां पर। क्या किया? एक तो इन्वर्स कर लिया एंड अंडर रूट ले लिया। ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया? अरे यार हाँ या ना बोलो। तुम्हारे समझ में आया? ठीक है। पीछे ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? ठीक। अगर स्टेप समझ में आ गया तो तुम्हें एक बाइनोमियल में एक थ्योरम पढ़ी थी, तुमने पढ़ा था 1 ± x की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ± nx। याद है कि नहीं? इसकी कंडीशन क्या थी? व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसी चीज को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/R 1 - 1/2 ऊपर हो जाएगा 2A cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। सही बात है? तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/R1 हो गया मेरे पास 1/R 1 - A cos थीटा बाई आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे तुम लिख क्यों रहे हो? समझ लो ना यार। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। इसका नामकरण कर देते, इसका नाम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, फिर हम बात करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं। इस इक्वेशन को अगर उठाया जाए तो यहां से हम बोल देंगे कि R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस थीटा। क्योंकि हमने क्या पता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के। तो अगर यहां से हमने ये बाहर ले लिया, R2 स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा? 1 - 2A कॉस थीटा बाई आर। फिर अपन ने क्या किया? इनवर्स कर दिया एंड अंडर रूट ले लिया, तो ये बन जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 - 2A कॉस थीटा बाई आर की पावर -1/। तो ये भी आगे आ जाएगा। तो 1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/R 1 - 2A
कॉस थीटा बाई 2r। सही बात है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सही बात है। सो 1/r2 मेरे पास जो बनेगा वो बन जाएगा 1/r1 प्लस a कॉस थीटा बाई r। ठीक है, तो तुमने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से 1/r1 और 1/r2 निकाल दिया तुमने। बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर लिया, यहाँ पे इनवर्स एंड अंडर रूट यूज कर लिया, अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर लिया, सब चीजें इस्तेमाल कर ली इस डेरिवेशन में। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसके बाद हम कह रहे हैं कि इजी है ये, है ना। फिर हम कह रहे हैं कि भाई देखो ये हो गया, फिर इसके बाद हम इस्तेमाल किसको कर रहे थे, सिंस v इज इक्वल टू था के क्यू 1/r2 माइनस 1/r1, तो हमने बात कर ली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनकी वैल्यू रखते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, r भी था बाहर क्या, अच्छा ये कह रहे हैं, ओके। मैंने सोचा भाई पीछे कहाँ 1/r रह गया, तो इसमें से r कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1, पहले r2 है तो 1 माइनस 2a, 2 तो खत्म हो गया था ना, 1 माइनस a कॉस थीटा बाई r माइनस 1 माइनस 2a, माइनस था प्लस था, तो एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है, तो ये प्लस बचेगा, मतलब a cos थीटा बाई r। पहले r2 था तो r2 वाले में प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, r1 वाले में माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इस 1 से 1 तो कट गया, तो तुम्हारे पास v बराबर कितना आ गया, के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा बाई r स्क्वायर, और q इंटू 2a किसके बराबर है, p के, तो v बराबर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और इसको तुम लिख सकते हो के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो, नीचे वाले स्टेप में लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हो गया भाई डेरिवेशन। अब बताओ मुझे कौन सा वाला ज्यादा इजी था, एनसीईआरटी वाला या अपना वाला, ये वाला एकदम इजी था, आराम से पी के कंपोनेंट करो, है ना। तो 5 नंबर में आ जाए, 10 नंबर, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है वैसे तो, ऐसा जिस हिसाब से फैला हुआ है लेकिन ठीक है, सह लेंगे। तो अल्टीमेटली तुम लोग कौन सा याद करोगे, ये वाला जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि पेपर में तो यही पूछा जाएगा। छापो छापो, और क्या ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।